नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित हिज्ब उत तहरीर से संबंधित आतंकी साजिश मामले में आज मध्य प्रदेश के भोपाल और राजस्थान के झालावाड़ में कई स्थानों पर तलाशी ली। भोपाल में 3 और झालावाड़ में 2 लोकेशन पर यह तलाशी अभियान चलाया गया। हिज्ब उत तहरीर और उसके सदस्यों पर आतंकी गतिविधि में शामिल होने के मामले में एनआईए की जारी जांच के तहत यह कार्रवाई की गई है। नई दिल्ली में आज वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट 2025 का आयोजन किया गया। आयुष मंत्रालय ने आज एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग पर आधारित इस सम्मेलन का आयोजन किया। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि योग कई बीमारियों से बेहतर तरीके से निपटने में मददगार है। उन्होंने कहा, योग सभी के लिए सार्वभौमिक रूप से सुलभ है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री ने कहा कि 21 जून को विशाखापत्तनम में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमारा दृष्टिकोण वैश्विक कल्याण पर है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यक्रम में कहा कि योग विश्व के लिए अमूल्य उपहार है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि योग जीवन के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा, आज पूरा विश्व योग को स्वीकार कर रहा है। लोग सीख रहे हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं। संस्थागत मध्यस्थता विवाद समाधान के लिए एक प्रभावी ढांचा विषय पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हमें सारे डर निकालकर देश के हित में काम करना है। उन्होंने कहा, हमारा सबसे बड़ा कानून संविधान है, हमें जब देश को आगे बढ़ना है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू, आज हवाई सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की जांच में तेजी आती जा रही है। भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एएआईबी की टीम इस हादसे की जांच कर रही है। जांच के लिए सिविल एविएशन मंत्रालय ने उच्च स्तरीय समिति भी गठित कर दी है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और संभालने के लिए आवश्यक सुधारों की सिफारिश और इसके लिए उपयुक्त एसओपी तैयार करने पर उच्च स्तरीय समिति का फोकस रहेगा। एनएसजी, एनडीआरएफ, वायुसेना, एफएसएल, अग्निशमन बचाव बल, एएआईबी, डीजीसीए और सीआईएसएफ की टीमें अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे का निरीक्षण कर रही हैं। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजकोट में आधे दिन के लिए बाजार बंद रखा गया है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लोगों के ब्लड और डीएनए सैंपलिंग ली जा रही है। विदेश में रहने वाले लोगों के परिजन भी डीएनए सैंपल के लिए अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के विमान हादसे से देश भर में शोक का माहौल। हादसे में मारे गए लोगों को हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मां गंगा से प्रार्थना भी की गई। सूरत के सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भी अहमदाबाद से लंदन जाने वाले एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए शोक सभा आयोजित की। तमिलनाडु के त्रिची के एक स्कूल के बच्चों ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना के पीड़ितों के लिए मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना की है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा, ये त्रासदी हाल ही के दिनों में सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक है। हम सभी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।
वहीं मृतकों की आत्मा की शांति के लिए कर्नाटक के हावेरी के सर एम विश्वेश्वरैया स्कूल के 500 से अधिक छात्रों और स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों ने मौन रखा, मोमबत्तियां जलाई और पुष्पांजलि अर्पित की। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने डीएनए परीक्षण प्रक्रिया की समीक्षा के लिए गांधीनगर में एफएसएल और एनएफएसयू का दौरा किया और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एफएसएल की बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 3 देशों के दौरे पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में पीएम साइप्रस गणराज्य जाएंगे। 2 दशकों से भी अधिक समय में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा होगी। पीएम वहां के राष्ट्रपति निकोस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम व्यापारिक नेताओं को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री व्यापारिक नेताओं को संबोधित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री सोमवार को कनाडा जाएंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीपीसी ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक पत्र लिखकर ओबीसी सूची से संबंधित आवश्यक जानकारी 3 दिन के अंदर देने की मांग की है। एनसीपीसी ने लिखा कि संज्ञान में आया है कि विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर 27 मई 2025 और 3 जून 2025 की अधिसूचनाओं के माध्यम से पश्चिम बंगाल की राज्य ओबीसी सूची में कई जातियों को उपवर्गीकृत और अधिसूचित किया गया है। केरल के नीलांबोर उपचुनाव से पहले पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। नीलांबोर विधानसभा उपचुनाव 19 जून को होगा। दुबरी गोमांस मामले में बड़े एक्शन के बाद रातों रात 38 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। आषाढ़ी वारी 2025 से पहले पुणे के सोपान काका मंदिर में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। ये मॉक ड्रिल मंदिर में संभावित आपातकाल स्थितियों से निपटने के लिए की गई। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हुआ। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया, चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। उत्तराखंड के देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। श्रीलंका में के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सांथा रोड्रिगो समारोह के मुख्य अतिथि रहे। 419 युवा सैन्य अफसर भारतीय सेना में शामिल हुए। कुल 451 कैडेट पास आउट हुए, जिनमें 32 अन्य देशों के कैडेट भी हैं। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने तेलंगाना में डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में भारतीय वायुसेना की संयुक्त स्नातक परेड में भाग लिया। फ्लाइट कैडेटों के नवीनतम बैच के प्रशिक्षण के पूरा होने के उपलक्ष्य में इस संयुक्त स्नातक परेड का आयोजन किया गया है। राजस्थान के अजमेर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आना सागर झील की सफाई की गई। इस अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर श्रमदान किया। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने भीषण गर्मी के चलते प्रदेश में कक्षा 8 तक के स्कूल 30 जून तक बंद रखने का आदेश दिया है। तमिलनाडु के मदुरै स्थित थिरुवत्तपुर गांव में सदियों पुराना पारंपरिक मछली पकड़ने के त्योहार को मनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए। मुंबई के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। बारिश से गर्मी की तपिश झेल रहे लोगों को राहत मिली। राजस्थान में लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है, लेकिन राज्य के जैसलमेर में रिमझिम बारिश से थोड़ी राहत मिली। भीषण गर्मी के बाद शहर में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। तमिलनाडु में भी लोगों को गर्मी से राहत मिली है। नागपट्टिनम में कल तेज हवाएं, गरज और बिजली के साथ बारिश हुई। हैदराबाद शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई। कई जगहों में जलभराव की वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा।
केरल में भी बारिश का दौर जारी है। तिरुवनंतपुरम में तेज हवाओं के साथ मानसून की बारिश हुई। आईएमडी के अनुसार आने वाले दिनों में और अधिक बारिश होने के आसार हैं। कन्नौर में जिला कलेक्टर ने भारी बारिश की चेतावनी के कारण आंगनबाड़ी, व्यावसायिक कॉलेजों और ट्यूशन सेंटरों सहित शैक्षणिक संस्थानों के लिए आज और कल अवकाश की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। धर्मशाला में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। शिमला के कई हिस्सों में बारिश हुई। गर्मी से बेहाल हो रहे स्थानीय लोगों और पर्यटकों के चेहरे पर इस बारिश से खुशी नजर आई। सरोवर नगरी नैनीताल में शुक्रवार को झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया, तो वहीं बारिश के चलते नैनीताल में यातायात और जनजीवन प्रभावित रहा। मध्य प्रदेश में इन दिनों आसमान का मिजाज कुछ अलग ही करवट ले रहा है। सूरज की तपिश और बादलों की बूंदें एक साथ अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रही हैं। ग्वालियर में बारिश से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। राजस्थान में गर्मी का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों में पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में लू, तेज लू और रात में गर्मी का दौर जारी रहने की भी संभावना है। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप एलआईसी की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं एलआईसी एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। एलआईसी बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी एलआईसी शाखा से संपर्क करें। एलआईसी बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6 जून को समाप्त हुए सप्ताह में $5.17 बिलियन से बढ़कर $696.66 बिलियन हुआ। रिजर्व बैंक ने कहा कि इस सप्ताह के दौरान सोने के भंडार में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सोना $1.58 अरब बढ़कर $85.88 अरब हुआ है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारत का एक्सटर्नल सेक्टर मजबूत बना हुआ है, क्योंकि एक्सटर्नल सेक्टर के प्रमुख संकेतकों में सुधार जारी है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी एक्सटर्नल फंडिंग आवश्यकताओं को पूरा करने का भरोसा है। सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली और 24 कैरेट के सोने की कीमत बढ़कर 99,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक और चांदी की कीमत 1.06 लाख रुपए प्रति किलो को पार कर गई। अदानी सीमेंट और कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने देश में सस्टेनेबल और हाई क्वालिटी वाले निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है। इस साझेदारी के तहत अदानी सीमेंट अपने B2B आउटरीच को मजबूत करने के लिए क्रेडाई के 13,000 से अधिक डेवलपर्स के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का लाभ उठाएगा, जबकि क्रेडाई के सदस्य अदानी सीमेंट के उद्योग अग्रणी समाधानों से लाभान्वित होंगे। दक्षिण एशिया के लिए ब्रिटेन के व्यापार आयुक्त हरजिंदर कांग ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से 25.5 बिलियन पाउंड का अतिरिक्त व्यापार मूल्य संभव है। कर्नाटक के विशाल एवं मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में 115 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें 6,57,660 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ।
किसान रजिस्ट्री से जुड़े प्रमाणीकरण के जरिए ऋण सेवाओं तक निर्बाध डिजिटल पहुंच के लिए 4 राज्यों महाराष्ट्र, केरल, बिहार और ओडिशा ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस पहल के जरिए किसान रजिस्ट्री से जुड़ी प्रमाणीकरण की सुविधा ने ऋण सेवाओं तक निर्बाध डिजिटल पहुंच मिलेगी। इससे कागजी कार्रवाई कम होगी और पूरे भारत में छोटे तथा सीमांत किसानों को फायदा होगा। इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक और चौथे सबसे बड़े गैस खरीदार भारत के पास आने वाले महीनों के लिए तेल एवं गैस की पर्याप्त आपूर्ति है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य ऊर्जा विभाग को हरित ऊर्जा विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने समयबद्ध योजना के जरिए बिजली वितरण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि नागरिकों को सस्ती और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने इंदौर में अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि सम्मेलन 2025 में भाग लिया। इस दौरान राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 10 साल में मछली उत्पादन में 134% और मत्स्य पालन क्षेत्र में 103% की वृद्धि है। उसमें अंतर्देशीय मछली पालन का योगदान सबसे ज्यादा है। छोटे व मझोले उद्योगों को बढ़ावा देने और उन्हें सहूलियतें देने के लिए योगी सरकार प्रदेश के 11 जिलों में एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करेगी। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में 15 नए एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रही है, जिसमें छोटे और मझोले उद्योगों को जमीन मिलेगी, सुविधाएं और रोजगार के भी नए अवसर मिलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने साप्ताहिक नीलामी में 30 वर्षीय सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड के लिए सभी बोलियों को रद्द कर दिया। कहा, यील्ड पर अभी सहमति नहीं बनी। फॉक्सकॉन ने मार्च से मई के बीच भारत से 3.2 अरब डॉलर के आईफोन अमेरिका को भेजे। एप्पल चीन के टैरिफ से बचने के लिए भारत में उत्पादन और निर्यात तेजी से बढ़ा। भारतीय शेयर बाजार ने पिछले 5 सालों में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे अमेरिकी डॉलर में 18% का वार्षिक रिटर्न मिला है, जो वैश्विक बाजारों में सबसे अधिक है। वहीं मई 2025 में चीन के बाजारों में 2% की गिरावट आई, जिससे ये महीने के अंत में नुकसान में रहने वाले कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बाजारों में से एक बन गया। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाए जाने संबंधी तमाम दावे निराधार और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने कहा कि सरकार यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इजरायल ने ईरान पर फिर से हमले किए। इजरायली सेना ने कहा कि इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरानी मिसाइल लॉन्चर पर हमला किया, साथ ही सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया। इजरायल ने कहा कि हम ईरानी शासन को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। तो वहीं ईरान ने कहा कि इजरायल और अमेरिका को इन हमलों की कीमत चुकानी होगी। इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच ईरान ने बड़ा पलटवार किया। ईरान ने इजरायल पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि 100 से ज्यादा मिसाइलें इजरायल के विभिन्न शहरों की तरफ दागी गई। इस हमले के बाद पूरे इजरायल में एयर रेड सायरन बजने लगे और यरूशलेम, तेल अवीव समेत कई शहरों में तेज धमाकों की आवाज सुनी गई। इजरायली डिफेंस फोर्सेज आईडीएफ ने एक बयान जारी किया और कहा कि कुछ देर पहले इजरायल में मिसाइल हमलों के बाद कई इलाकों में सायरन बजाए गए। नागरिकों को शेल्टरों में रहने के निर्देश दिए गए। इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत डैनी डैनन ने कहा कि ईरान युद्ध की तैयारी कर रहा था और इजरायल के हमले राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा थे। डैनी डैनन ने कहा कि ईरान कुछ ही दिनों में कई बम बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री का उत्पादन कर सकता है।
वहीं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी मैकॉय पिट ने कहा कि हर संप्रभु राष्ट्र को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। साथ ही अमेरिका को इजराइल के शुरुआती हमलों के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था, लेकिन अमेरिका सैन्य रूप से शामिल नहीं था। इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के कारण अगले हफ्ते प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र के एक महत्वपूर्ण सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है। इजराइल और फिलिस्तीन के लिए द्विराष्ट्र समाधान पर इस सम्मेलन का आयोजन किया जाना था। तो वहीं फिलिस्तीन ने उम्मीद जताई है कि यह सम्मेलन लंबे समय से बंद पड़ी शांति प्रक्रिया को बहाल करने में मददगार साबित होगा। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ बातचीत को व्यर्थ बताया। ईरान ने अमेरिका पर इजराइल के हमलों में शामिल होने का आरोप लगाया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इजरायली हमला वॉशिंगटन की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। तो वहीं अमेरिका ने ईरान के आरोपों का खंडन किया है। अमेरिका ने कहा कि उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। ईरान ने इजराइल के इस आरोप को भी खारिज किया है कि वो गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। लॉर्ड्स में खेले जा रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 282 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट खोकर 213 रन बना लिए हैं। पहली पारी में 0 पर आउट होने वाले दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्करम ने दूसरी पारी में यादगार शतक लगाया। ये उनका 8वां टेस्ट शतक है। टेस्ट मैच की चौथी पारी में ये उनका तीसरा शतक है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने दूसरी पारी में 207 रन बनाए। स्टार्क और हेजलवुड ने आखिरी विकेट के लिए 59 रन जोड़े। भारतीय निशानेबाज सुरुचि इंदर सिंह ने म्यूनिख में जारी शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक हासिल किया। सुरुचि ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया है। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने बेल्जियम को 3-2 से शिकस्त दी। यूरोप दौरे पर भारतीय टीम ने अपना लगातार तीसरा गेम जीता। शीर्ष वरीय शिनवेन झेंग ने क्वींस क्लब चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। अमेरिका की मेडिसन कीज भी क्वींस क्लब के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। मेडिसन कीज ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए डियाना को मात दी। अमेरिका के रैली ओपेल्का में ने रॉस मेलन ग्रास कोर्ट चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। शीर्ष वरीय और लोकल फेवरेट अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने स्टुटगार्ट ओपन के सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। ज्वेरेव का मुकाबला अब बेन शेल्टन से होगा। कनाडा के फेलिक्स ऑगर ने स्टुटगार्ट ओपन के सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। फेलिक्स ने जर्मनी के जस्टिन एंजल को मात दी। क्लब वर्ल्ड कप के पहले मैच में आज लायनल मेसी की इंटर मायामी का सामना अल अहली से होगा। इंटर मायामी की टीम कई प्रमुख खिलाड़ियों की चोट से जूझ रही है। लायनल मेसी क्लब वर्ल्ड कप को लेकर काफी उत्साहित है। मेसी का कहना है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्लब्स के साथ मुकाबला करना एक रोचक अनुभव है। बोका जूनियर्स के डिफेंडर आरेटन कोस्टा क्लब विश्व कप में हिस्सा ले पाएंगे। कोस्टा का वीजा पहले रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन अब उन्हें 26 दिन का स्पेशल वीजा दिया गया है। प्रीमियर लीग चैंपियंस लिवरपूल ने बायर लेवरकुसेन के फ्लोरियन वर्ट्स को साइन किया है। माना जा रहा है कि लिवरपूल ने वर्ट्स को 136.3 मिलियन यूरो की रिकॉर्ड राशि में खरीदा है। रियल मैड्रिड ने अर्जेंटीना के क्लब रिवर प्लेट के 17 वर्षीय मिडफील्डर फ्रैंको के साथ 6 साल का करार किया है। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सफर लगातार जारी डीडी न्यूज पर। नमस्कार। ज्ञानम